अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं बात करूंगा लैक्टोज इंटॉलरेंस के हवाले से, जो कि न्यू बॉर्न बच्चों में और इन्फेंट्स में कॉमनली देखा जाता है। और साथ साथ इसके साथ एक और टर्म भी यूज़ होती है जिसको कंफ्यूज करके दोनों को एक ही समझा जा रहा होता है, मिल्क प्रोटीन एलर्जी। ये दोनों चीज़ें क्या हैं, इनमें क्या फ़र्क है और इनकी डायग्नोसिस किस तरह होती है। इस वीडियो के अख्ताम तक मैं इन सारे टॉपिक्स को कवर करूँगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लैक्टोज इंटॉलरेंस के बारे में। लैक्टोज जो है वो मिल्क का एक जो है शुगर वाला कंपोनेंट है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट कंपोनेंट है मिल्क में। डेयरी प्रोडक्ट्स में पाया जाता है। वो मिल्क जो एनिमल सोर्स से लिया जा रहा हो उसके अंदर ये चीज़ पाई जाती है। अब लैक्टोज को जो हज़म करने का एक एंजाइम होता है वो कहलाता है लैक्टेज। ये लैक्टेज जो होता है इंसानी जिस्म में मौजूद होता है और इसका काम होता है लैक्टोज को डाइजेस्ट करना। अब लैक्टोज इंटॉलरेंस की बेसिकली दो वजूहात हो सकती हैं। पहली वजह प्राइमरी लैक्टोज इंटॉलरेंस, जो कि प्राइमरी लैक्टेज डेफिशिएंसी की वजह से होती है कि जिस्म में लैक्टेज एंजाइम जो है वो बन ही नहीं रहा और बनने का अमल है ही नहीं उसका, किसी वजह से वो सिस्टम ख़राब है। तो इस वजह से बच्चा जो है लैक्टोज को हज़म कर ही नहीं पाएगा। तो ये बिल्कुल फ्रॉम बर्थ ये मसला चला आ रहा होता है। और इसकी कॉजेज़ जो होती हैं वो होती हैं जेनेटिक कॉजेज़, क्योंकि ये जेनेटिक इशूज़ की वजह से बच्चों में इस तरह के मसले होते हैं। तो वो लैक्टोज को शुरू से ही हज़म नहीं करेंगे, शुरू से उनको ये मसला चला आ रहा होगा। दूसरी कॉज हो सकती है लैक्टोज इंटॉलरेंस की सेकेंडरी कॉज। अब सेकेंडरी कॉज लैक्टेज डेफिशिएंसी की क्या हो सकती है? वो ये हो सकती है कि बच्चों में कोई अंडरलाइन इशू चल रहा हो, जैसे कि कोई इन्फेक्शन, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जिसने गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल म्यूकोजल लाइनिंग को डिस्टर्ब कर दिया और डैमेज कर दिया। जिस तरह के बच्चों में मैदे के इन्फेक्शन होते हैं, लूज मोशन हो रहा होता है, तो बच्चों का जो डाइजेस्टिव ट्रैक होता है वो डैमेज हो जाता है। तो इसकी वजह से भी दूध हजम नहीं हो रहा होता और वही लैक्टोज इंटॉलरेंस वाले साइन शो करते हैं बच्चे। तो ये सेकेंडरी इशू है, ये ठीक हो जाता है और उसके बाद बच्चे वापस वो मिल्क खत्म करना शुरू कर देते हैं। उसके अलावा सेकेंडरी कॉजेज़ में एक चीज़ और हम लोग देख सकते हैं, वो है दूसरी डिजीज़ की वजह से होने वाली लैक्टोज इंटॉलरेंस। उन डिजीज़ में आ जाती हैं सीलियक डिजीज़, इन्फ्लेमेटरी बाउल सिंड्रोम वगैरह। ये वो मसले हैं जिसका ताल्लुक मैदे की बीमारियों से होता है और इसकी वजह से भी बच्चे दूध को, लैक्टोज कंपोनेंट को हजम नहीं कर पा रहे होते। तो इन सारे मसलों में फिर फर्दर इन्वेस्टिगेशन कराई जाती है। अगर ये प्रोलॉन्ग हो रहा हो, बच्चा शुरू में दूध हजम करता था और आगे जाके उसने अचानक से पैटर्न चेंज किया और हजम नहीं कर रहा और बहुत सारे इशूज़ हैं, अब वो साइन और सिम्टम जिसकी बेसिस पर डायग्नोसिस होती है। पहला साइन ये होता है कि पेरेंट्स के हवाले से हमें शिकायत ये मिलती है कि बच्चा जो है डाइजेस्टिव इशू शो कर रहा है, प्रेजेंट कर रहा है डाइजेस्टिव इशू के साथ। अब वो डाइजेस्टिव इशूज़ क्या होते हैं कि जैसे ही फीड लेता है उसके चंद मिनट्स के बाद या आधे घंटे, 1 घंटे के बाद बच्चा जो है एब्डोमिनल पेन, पेट के दर्द की शिकायत कर रहा होता है, ब्लॉटिंग होती है, बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली गैस बना रहा होता है और उसके फ़ौरन बाद वॉटरी पैटर्न पे स्टूल्स पास करता है, जो कि बहुत तकलीफ़ के साथ बच्चे पास कर रहे होते हैं। और स्टूल जो है लिक्विड पैटर्न पे हो सकता है, लेकिन तकलीफ़ और गैसेस के साथ स्टूल पास हो रहा होता है। तो ये एक पहला साइन है जिसपे हम नोटिस कर सकते हैं, क्योंकि ये साइन कोलिक इशूज़ से भी रिजेंबल करता है। बच्चों के पेट में गैस होती है तो नॉर्मली भी बच्चे रो रहे होते हैं, वो लैक्टोज इंटॉलरेंस नहीं होता। लेकिन साथ साथ ये साइन अगर मिल रहा है तो आप एक पॉइंट कंसिडर कर लें इसको। दूसरा पॉइंट फसीनेस, इरिटेबिलिटी। बच्चा वैसे सही है लेकिन फीड करते ही थोड़ी देर के बाद वो फसीनेस का शिकार हो जाएगा, बहुत ज़्यादा इरिटेट रहेगा, तकलीफ में रहेगा, जब तक स्टूल पास ना कर ले, स्टूल पास करके ठीक हो जाएगा। तो ये एक और साइन है जो कि इंडिकेट कर रहा है कि क्या पता लैक्टेज जो एंजाइम है बच्चे के अंदर वो कमी हो उसकी और वो लैक्टोज को हजम नहीं कर पा रहा हो, जब भी वो पेट में दर्द और तकलीफ की शिकायत में आ जाता है, जैसी फीड लेता है। और स्टूल पास करने में भी उसको दुश्वारी होती है क्योंकि मिल्क हजम नहीं हो रहा उसका प्रॉपर्ली। तीसरा साइन फेलियर टू थ्राइव, ये सबसे इंपॉर्टेंट साइन है। वैसे बच्चे जो आमतौर पे कोलिक इश्यूज़ और इन सब मसलों के साथ रहते हैं तो वो भी इस तरह की इरिटेबिलिटी वाले साइन शो कर सकते हैं, उनके भी पेट में गैस और दर्द होता है, लेकिन फेलियर टू थ्राइव नहीं होता। फेलियर टू थ्राइव का मतलब ये होता है कि वो बच्चे जो हैं शुरू से ही उनका वेट गेन नहीं हुआ, शुरू से वो बिल्कुल डल और पुअर ग्रोथ के साथ हैं, उनका जो वजन होना चाहिए था वो नहीं है, उनका जो माइलस्टोन अचीव करने चाहिए थे वो नहीं हुए, बिल्कुल बच्चा वीक और ऐसा कमज़ोर है कि अपनी एज से बहुत छोटा लगता है। तो ये वो साइन होता है जिसमें अल्टीमेटली आपने फिगर आउट करना है, इसमें इन्वेस्टिगेशन करवानी है कि बच्चे को मसला क्या है। कोई ना कोई मसला है जिसकी वजह से इसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई है, दूध भी हजम नहीं हो रहा, तो क्या मसला है। फिर उसमें टेस्ट करवाए जाते हैं। टेस्ट जो है इसके इनिशियली तो फिजिकल एग्जामिनेशन होती है बच्चे की। फिजिकल एग्जामिनेशन में आप चेक करते हैं कि बच्चा अप्रोप्रिएटली एज के हिसाब से सही है या नहीं, उसकी जो ग्रोथ है, माइलस्टोन्स वगैरह जो हैं वो प्रॉपर्ली डेवलप कर रहा है या नहीं। और उसके बाद जो है उसमें डाइट एलिमिनेट करके आप एग्जामिन एक टेस्ट इस तरह भी हो सकता है कि आप लैक्टोज फ्री मिल्क उसको एडवाइस करें, उसके बाद चंद महीनों उसको बोलेंगे वो पिए, उसके बाद उसका पैटर्न देखें, इरिटेबिलिटी कम हुई, ग्रोथ अच्छी हुई, माइलस्टोन्स अचीव करने शुरू किए। अगर ऐसा है तो इट मीन्स कि ये जो है लैक्टोज इंटॉलरेंस वाला ही मसला था और ये हल हो गया। तो ये कॉस्ट इफेक्टिव एक स्ट्रेटजी है जो कि लो सोशो इकोनॉमिक एरियाज में हम अपना सकते हैं, बजाय इसके कि हम एडवांस लेवल ऑफ टेस्ट पे जाएं इनिशियली। उसके अलावा स्पेसिफिक टेस्ट जो है वो हाइड्रोजन ब्रेथ टेस्ट होता है। उसमें ये होता है कि बच्चा जो है अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन जो कंज्यूम कर रहा है वो कितनी है। अगर वो एक्सेसिव अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन कंज्यूम कर रहा है फीड लेने के बाद, इसके अंदर लैक्टोज है, उसके बाद उसकी ब्रीदिंग आप में हाइड्रोजन का लेवल चेक करते हैं, तो वो अगर ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट में हाइड्रोजन इनहेल कर रहा है तो इट मीन्स कि इट्स अ साइन कि ये लैक्टोज इंटॉलरेंस वाले केसेस में मिलता है। दूसरा स्टूल एसिडिटी टेस्ट। कुछ बच्चों में जिनमें स्टूल के टेस्ट के अंदर जो है एसिडिटी लेवल रेज्ड आता है, तो इंक्रीज लेवल ऑफ एसिडिटी इन स्टूल इज सजेस्टिव ऑफ लैक्टेज
डेफिशिएंसी एंड लैक्टोज इंटॉलरेंस, जिसके लिए आपको फिर रेफर कर दिया जाता है इन इनिशियल टेस्ट को देखने के बाद कि आप पीट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास चले जाएं। मैनेजमेंट स्ट्रेटजी इसकी बहुत सिंपल है। उसकी ये है कि आप लैक्टेज डेफिशिएंसी है बच्चे को, लैक्टोज इंटॉलरेंस है बच्चा, तो इसका मतलब लैक्टोज फ्री डाइट आप उसको स्टार्ट करवा के देखें। अगर वो टॉलरेट करे तो वेल एंड गुड। उसके बाद ब्रेस्ट फीडिंग कंसिडरेशन यही होती है कि बच्चों को जो है मदर्स को फिर इन केसेस में एडवाइस किया जाता है कि अगर प्रूवन है लैक्टेज डेफिशिएंसी है बच्चे को, तो मदर अपनी डाइट के अंदर से फिर डेयरी प्रोडक्ट्स को कन्वर्ट करें और वो वाले डेयरी प्रोडक्ट्स यूज़ करें जो कि सोया फार्मूला बेस्ड होते हैं, यानी कि प्लांट सोर्स से बनाए हुए मिल्क यूज़ करें वो, क्योंकि मिल्क लेना मदर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मिल्क फिर इस तरह कंज्यूम किया जाता है कि वो सोया बेस्ड फार्मूला वाले मिल्क यूज़ करें जिसमें लैक्टोज फ्री मिल्क हो। वो मदर भी लैक्टोज फ्री मिल्क यूज़ करें और बच्चे को भी फिर अगर टॉप फीड देना चाह रहे हैं तो लैक्टोज फ्री मिल्क दें, वरना आप मदर फीड ही करवाएं। लेकिन जो मदर खुद मिल्क कंज्यूम कर रही हैं लैक्टोज फ्री मिल्क मदर भी कंज्यूम करेंगी। और साथ साथ जो है सप्लीमेंटेशन, क्योंकि बच्चों में फिर इस तरह ग्रोथ वगैरह के पैटर्न को मुनासिब रखने के लिए एडिशनल सपोर्ट और सप्लीमेंट्स दी जाती है जिसमें मल्टीविटामिन, विटामिन डी, कैल्शियम वगैरह ये सब शामिल हैं, ये आप एडिशनली भी दे सकते हैं। और साथ साथ जो है रीइंट्रोडक्शन ऑफ लैक्टोज क्या है, बहुत से बच्चे जो हैं जिनमें लैक्टेज की कमी होती है बचपन में, आगे जाके वो इस एंजाइम की कमी को ओवरकम कर लेते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली बहुत से बच्चे इन फ्यूचर एजेस ऑफ लाइफ लैक्टोज को टॉलरेट कर लेते हैं, लेकिन बहुत कुछ बच्चों में ऐसा भी होता है कि वो लाइफ लॉन्ग लैक्टोज को टॉलरेट नहीं करते। तो ऐसे लोगों के लिए लैक्टोज फ्री फार्मूला मार्केट में इजीली अवेलेबल होता है, बड़ों के लिए भी बच्चों के लिए भी वो वाला मिल्क यूज़ कर सकते हैं। इट्स नॉट अ बिग इशू और इसको बहुत आसानी से हैंडल किया जा सकता है। बस डायग्नोसिस एस्टेब्लिश करनी टाइमली बहुत ज़रूरी है। अब बात कर लेते हैं मिल्क एलर्जीज़ के हवाले से। मिल्क प्रोटीन एलर्जी, जिसको लैक्टोज इंटॉलरेंस से हमेशा कंफ्यूज कर दिया जाता है, इट्स इंटायरली अ डिफरेंट थिंग, ए डिफरेंट इशू। इसमें क्या होता है कि बच्चों जो मिल्क होती है, चाहे वो ह्यूमन मिल्क हो या काऊ मिल्क हो, उसमें एक प्रोटीन कंपोनेंट होता है और उस प्रोटीन कंपोनेंट को बच्चे का जो जिस्म होता है उसकी जो निज़ाम मुदाफ़ियत यानी कि इम्यूनिटी सिस्टम होता है वो उस प्रोटीन को एज अ एंटीजन या फॉरेन बॉडी कंसिडर करने लगता है। तो बच्चे के जिस्म में उस प्रोटीन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनने लगती हैं और एक रिएक्शन हो जाता है। वो एक रिएक्शन जो होता है वो कहलाता है मिल्क प्रोटीन एलर्जी रिएक्शन इन स्पेसिफिक चिल्ड्रन। तो उस एलर्जी रिएक्शन की भी अलामात होती हैं जिसमें डाइजेस्टिव इशूज़ टॉप ऑफ द लिस्ट है। पेरेंट्स इसी कंप्लेन के साथ आते हैं कि जब बच्चा दूध पीता है तो उसको अजीब सी तकलीफ, वॉमिटिंग रिफ्लेक्स शुरू हो जाता है, एब्डोमिनल पेन हो जाता है। इन रेयर केसेस बच्चों के स्टूल में ब्लड भी आने लग जाता है और इवन ये मिल्क प्रोटीन एलर्जी मदर फीड से भी हो सकती है, क्योंकि प्रोटीन मदर फीड में भी होता है। तो ये वाले मसले मसाइल जो हैं फिर वो उस तरफ इशारा करते हैं कि प्रोटीन एलर्जी तो नहीं है, ब्लड में स्टूल इन्फेक्शन की वजह से भी आता है। तो ये फिर ऐसा साइन है जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता और फर्दर इन्वेस्टिगेशन कराई जाती है। उसके अलावा दूसरी अलामत प्रोटीन एलर्जी की क्या है, एलर्जी वाली अलामत। जब बच्चे दूध पी रहे होते हैं और उनको प्रोटीन से एलर्जी हो रही होती है तो उस एलर्जी की अलामत जो है जिस्म के दीगर हिस्सों में भी रैशेज़ की फॉर्म में आ सकती हैं। एक्जिमा, स्किन रैशेज़, एलर्जी, स्वेलिंग, ये अलामत भी मिलने लगती हैं बॉडी में। साथ साथ रेस्पिरेटरी अलामत भी आ सकती हैं, वीजेस, बच्चे की जो जिस तरह अस्थमा वाली वीजेस होती हैं, चेस्ट कंजेशन, इस तरह की अलामत भी बच्चों में आने लगती है। तो ये शो करता है कि मिल्क प्रोटीन एलर्जी हो रही है बच्चे को और आपने वो वाला मिल्क चेंज करना है। अगर टॉप फार्मूला है तो फिर हाइपो एलर्जिक फार्मूला ऐसे में एडवाइस किए जा सकते हैं। अच्छा, इसको फिर इन्वेस्टिगेट कैसे किया जाए? वही बात कि इन्वेस्टिगेशन में मेडिकल हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हिस्ट्री में आप ये पता करेंगे कि आप बच्चे का जो फार्मूला था वो कौन सा फार्मूला यूज़ कर रहे हैं, अचानक कोई फार्मूला चेंज हुआ या शुरू से दे रहे थे। अगर शुरू से दे रहे थे और बहुत महीनों से बच्चा ले रहा है और अचानक ये चीज़ें डेवलप हुई हैं तो इट मीन्स कि एलर्जी लीस्ट लाइकली है, क्योंकि एलर्जी होती तो शुरू से ही होती। वो अचानक से बॉडी एंटीबॉडी कंसिडर करके उसको फाइट करना नहीं शुरू करेगी। इट मीन्स कि देयर इज अदर इशू गोइंग ऑन और वो मिल्क एलर्जी नहीं है। मिल्क एलर्जी के लिए फिर हिस्ट्री इसलिए इंपॉर्टेंट होती है कि अगर एक फार्मूला बच्चा बहुत अरसे से टॉलरेट करता आ रहा है, मदर फीड टॉलरेट करा और अचानक छठे सातवें महीने में जाकर उसको एलर्जीज डेवलप होना शुरू हुई, तो इट्स मोर लाइकली कि उस फार्मूले से एलर्जी नहीं हो रही, वो मिल्क प्रोटीन एलर्जी नहीं है, वो सिस्टमिक इशू की वजह से बच्चे को एलर्जी हो रही है और वो फिर उसको डिफरेंटली ट्रीट किया जाएगा। उसके अलावा एलर्जी टेस्टिंग भी हो जाती है, फिर IgE लेवल करवाए जाते हैं, ब्लड टेस्ट होता है, उसमें IgE लेवल रेज आ रहा होता है। उसके साथ साथ फिर स्पेसिफिक फूड एलर्जन टेस्ट होते हैं, वो फिर एलर्जिस्ट जो होता है ना, स्पेशलिस्ट जो एलर्जी के इशू को डील करते हैं, उनके पास बच्चों को रेफर कर दिया जाता है। फिर वो स्पेसिफिक एलर्जन टेस्ट करवाए होते हैं और साथ साथ फिर डायग्नोज करते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग के हवाले से फिर यही है कि बच्चों में अगर मिल्क प्रोटीन एलर्जी है तो फिर मदर को भी फिर यही एडवाइस की जाती है कि वो अगर टॉप फीड करा रहे हैं बच्चों को तो हाइपो एलर्जिक फार्मूला, सोया बेस्ड फार्मूला, प्लांट के जरिए जो मिल्क ड्राइव किया जाता है वो सोया फार्मूला कहलाता है। वो फार्मूला यूज़ करें और ख़ुद भी फिर डाइटरी इंटेक में जो मदर मिल्क कंज्यूम कर रही हैं, गाय का दूध या उससे डेरिवेटिव, एनिमल सोर्स से डेरिवेटिव फार्मूला वाला मिल्क यूज़ करना छोड़ के हाइपो एलर्जिक फार्मूला या सोया बेस्ड बड़ों के जो फार्मूले आते हैं वो वाला मिल्क कंज्यूम करना शुरू कर सकती हैं। तो उससे भी बच्चों के अंदर ब्रेस्ट फीड के जरिए वो प्रोटीन पार्टिकल्स जाना बंद हो जाएंगे। और न्यूट्रिशन सप्लीमेंट बच्चों को ऐसे में देना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि फिर वही बात कि सबसे इंपॉर्टेंट साइन वही होता है कि इसमें फेलियर टू थ्राइव तो नहीं है बच्चा। अगर फेलियर टू थ्राइव है तो इट्स अ ग्रेट साइन कि बच्चा ग्रो नहीं कर पा रहा है, एब्डोमिनल पेन के साथ उसकी ग्रोथ रुक गई है। तो ये आम कोलिक इशूज़ वाले मसले नहीं है, इट इज़ समथिंग एल्स एंड शुड बी ट्रीटेड ऑन द सेम लाइन। तो डायग्नोसिस, इसकी फिजिकल एग्जामिनेशन और अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है, चाहे वो लैक्टोज इंटॉलरेंस वाले इशूज़ हों या वो मिल्क प्रोटीन एलर्जी वाले इशूज़ हों। थैंक यू।